नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। 19 फरवरी यानी कि संडे को सीएचओ का पेपर होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। जब झुंझुनू निवासी सुनीता सेन एग्ज़ाम देकर बाहर आकर अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो हूबहू उनके व्हाट्सएप पर 8:02 पर पहले ही आ चुके थे। इसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाई, इसको बात को आगे फैलाई कि पेपर लीक हो चुका है। फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा का बयान आता है कि ये सब बेबुनियाद है, रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर होता तो आपको पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सूचित करना था। आज हमारे साथ सुनीता सेन है जो कि हमें पूरी बताएगी कि किस तरह से उन्होंने पेपर लीक होने पर आवाज़ उठाई और किस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको रूमर बताया था। तो क्या हुआ था आपके साथ? मैं 18 तारीख को झुंझुनू से जयपुर आ गई थी मेरी फ्रेंड के साथ जयपुर। और हम सिंधी कैम्प में होटल में रुके हुए थे दोनों ही। और क्योंकि आरपीएससी के पेपर हुए हैं, उनमें कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा रोना पड़ा था क्योंकि वो 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गए थे तो उनको गेट पे एंट्री नहीं मिली थी। इसी वजह से हम होटल से 8 बजने में 2-4 मिनट बाकी होंगी तभी हम होटल से निकल लिए थे। पहले मैंने मेरी फ्रेंड का सुखी का सेंटर इमली फाटक था, उसको इमली फाटक छोड़ा। इसे इमली फाटक छोड़ा था शायद 8:30 हो चुके होंगे। उसके बाद वहाँ से मैं निकली और मैं शास्त्री नगर आई। शास्त्री नगर मैं 8:50 के लगभग पहुँची होंगी, 8:45 मान सकते हैं। सेंटर शास्त्री नगर था। हाँ, शास्त्री नगर था। तो मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ जो शॉप है कॉलेज के सामने, मैंने वहाँ अपना फ़ोन जमा करवा दिया। उसके बाद मैंने फिक्स 9 बजे के लगभग ही, क्योंकि मैंने सोचा कि अपन को कुछ करना तो है ही नहीं, अब पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट्सअप तो वैसे भी मैंने फ़ोन तो देखा ही नहीं था कि अपन को पढ़ना, अब क्या है, जो याद किया हुआ है वो तो है ही। तो अपन अंदर ही चलते हैं, बाहर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं 9 बजे ही एंट्री ले चुकी थी। हमारी वो जाँच वाँच हो रही थी कि भाई किसने क्या पहन रखा वगैरह वगैरह सब निकलवा दिए थे वहाँ पे। तो मैं 9:05 या 10 मिनट पर मैं अपनी, जहाँ मेरा क्लास के अंदर जिस रोल नंबर था, मैं वहाँ जाके बैठ गई थी। और 9:30 बजे बाद तो गेट भी बंद हो गया था और जाँच वाँच हो गई। हमारा 10:30 बजे पेपर स्टार्ट हो गया। 12 बजे हमारा पेपर ख़त्म हुआ था। 12:05 पे या 12:10 पे मैं वहाँ पेपर दे के बाहर आई। आके मैंने वहाँ से मेरा फ़ोन लिया और ऑटो किया। ऑटो में बैठ के मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में 12-13 मैसेज आए हुए थे और वो भी अननोन नंबर से। तो मैंने सोचा चलो खोल के देखते हैं कि 12-13 मैसेज आए हुए तो कोई ज़रूरी होगा। तो मैंने खोला तो उसमें पेपर 1 बाय 1 पेपर था। तो फिर मैंने पहला पेज देखा, उसमें तो 2 क्वेश्चन थे, वो तो मेल ही नहीं खा रहे थे। तो मैंने तीसरा चौथा पांचवा ऐसे 2-3 पेज पलटे ना, तो उसमें सीएचओ के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए थे हूबहू वही क्वेश्चन उसके अंदर थे। तो फिर मैं सोची कि ये पेपर अगर 2-3 पेज में इतने क्वेश्चन हैं तो फिर तो इसका मतलब पेपर आउट हो चुका है। फिर मैंने मेरी सहेली को ही फ़ोन किया कि तू आ, तेरे को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। ये बोली मैं 12:45 के लगभग, मतलब भैया लेने आ रहे हैं तो मैं 12:45 के लगभग रूम पे आ जाती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, तेरे बता देना। फिर ये रूम पे आई, आते ही मैंने कहा ये देख क्या हो रखा है। इसने देखा कि कितने बजे आया हुआ है, वो 8। सबसे पहले आपने अपनी फ्रेंड को बताया कि पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास पहले ही। हाँ, फिर हमने 2-4 पेज और आगे के पलटे तो उसमें फिर मतलब समथिंग हमारे पास 20 से क्वेश्चन तो मिल चुके थे। तो मैंने कहा कि 20 मिले तो अगले वाले पेजों में हैं क्वेश्चन तो और मिल जाएंगे। मैंने कहा कि अब क्या करें, अपन घर चले या फिर कुछ करें। इसने कहा कि अगर अपन को बाहर से पता चलता कि भाई पेपर आउट हुआ, उसके पास है, उसके तब तो अपन कुछ नहीं कर सकते थे। जब अपने पास पेपर आया हुआ है वो भी 8:02 पर, तो अपन आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि अपने पास सबूत है। तो फिर मैं बोली यार अपन पंगे में पड़ जाएं, ऐसे बोलेंगे तुम्हारे पास किधर से आया, आप वैसे भी अननोन नंबर अपन तो जान भी नहीं रहे। और मेरा वो दिमाग भी काम नहीं किया कि अपन ट्रू कॉलर पे चेक कर लें। इसी ने कहा कि चलो ट्रू कॉलर पे चेक करते हैं कि किसका नाम है। ट्रू कॉलर पे नाम चेक किया तो पता चला कि विनोद मीणा। तो ये बोली इसको जानती कि मैं, यार नाम तो सुना सुना लग रहा पर अपन नहीं जानते क्योंकि अननोन नंबर है और इसमें नाम में कुछ आ भी नहीं रहा, तो अपन क्या बता सकते हैं। इसने कहा कि चलो हम देव भैया से बात करते हैं। देव भैया को कॉल किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है फ़ोन पे। ये देव कस्बा, देवेंद्र चौधरी अच्छा। हमारे सीएचए में हमारे यूनियन लीडर थे। अच्छा, यूनियन लीडर। हाँ, तो फिर मैंने भैया को
बताया फ़ोन पे, तो इन्होंने कहा कि आप है ना ऐसे तो भेजना मत, ऐसे भेजोगे तो वो टाइमिंग आएगा नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेजो। मैंने स्क्रीनशॉट लेके भैया के पास भेजा, फिर भैया ने उपेंद्र भैया से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास पेपर तो भेजना मत, और आप ऐसा करो, आप मैं जी ऑफिस जा रहा हूँ तो आप वहाँ आ जाओ, हम वहाँ बैठ के बात करते हैं कि क्या करना है। फिर ये गए तो इन्होंने कहा कि भाई जिस अभ्यर्थी के पास पेपर आया उसको बुलाओ, मैं उसका फ़ोन देखना चाहता हूँ। फिर हम जी ऑफिस गए, वहाँ पे जाके हमने पेपर दिखाया और वहाँ हार्ड कॉपी से क्वेश्चन मिलाए तो हमारे 78 क्वेश्चन मिले थे। उसके बाद भैया ने चेयरमैन सर से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। 78 क्वेश्चन मिले जो कि पेपर में आए थे 100 क्वेश्चन, वो हूबहू 78 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन कितने आए थे आपके पास व्हाट्सएप पर? 130 या 132 क्वेश्चन थे। अच्छा, 130 132। हाँ। फिर आपने क्या किया? फिर चेयरमैन सर से बात की तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर आउट नहीं हुआ है, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई कोचिंग वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास तथ्य हैं तो मैं साबित कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आज तो आप आना मत, कल आ जाना। फिर हम 20 तारीख को चेयरमैन ऑफिस गए, वहाँ हमने फ़ोटोकॉपी निकाली हुई थी वो दिए और मेरा फ़ोन दिखाया कि ये देखो 8:02 पे आया। तो उन्होंने अपने कर्मचारी को हमारे साथ भेजा और हमें एसओजी में भेज दिया। वहाँ पे हम मेरे फ़ोन की जांच हुई, उससे डाटा लिए गए और 4-5 घंटे तक हमसे पूछताछ की गई। उसके बाद फ़ोन तो ले लिया, हमसे एक परिवेदना लिखाई जिसमें मेरा एड्रेस वगैरह कहाँ की रहने वाली हूँ, कि पहले किसको बताया, उसके बाद क्या किया, ये सब कुछ पूछा गया। आपने तमाम जानकारी दी हाँ। कि आपने जब पेपर मिलने के बाद क्या-क्या किया? हाँ, फिर पर कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि आपने पुलिस में कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं गए, पहले आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि पुलिस के पास हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने सीएचए का धरना काफ़ी लंबे 11 महीने तक है, वो तो आप सब कुछ से छुपा नहीं है। तो उस टाइम हमारे बहुत से साथियों को बेवजह पुलिस वालों ने उठाया था, इधर उधर थानों में दौड़ाया, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया था। इस डर की वजह से हमने पहले पुलिस में नहीं, हमने पहले मीडिया के सामने जाना उचित समझा और मीडिया के सामने आए। उसी का नतीजा आज ये है कि पेपर रद्द हो चुका है और जिन लोगों ने पेपर खरीदा है वो भी सामने आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको जब इन्होंने बताया फिर आपका क्या रिएक्शन रहा? आपने फिर क्या कहा इनसे और क्या किया फिर आपने? क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे माँ बाप हमें मतलब कर्ज ले के हमें पढ़ा रहे हैं, घर से दूर रह के हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक टाइम खाना खाना रात 2 बजे तक हम पढ़ाई करते हो, फिर यहाँ इतनी दूर आते हैं, खर्चा लगता है, यहाँ आके पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया, तो दुख तो होता ही है। तो मैंने बोला कि मैं आवाज़ उठाऊंगी। उसने बोला कि नहीं अपन डर गए। मैंने बोला तूने डरी होगी, मैं तो आवाज़ उठाऊंगी, अपने पास सबूत है, क्लियर डाटा अपन के पास है, तो अपन आवाज़ उठा सकते हैं। और चयन बोर्ड के अध्यक्ष बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कोचिंग वाले इनसे लिप्त हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम 11 महीने से धरने पे बैठे हैं, हमने कोई कोचिंग नहीं की, तो कोचिंग माफिया इसमें लिप्त नहीं है। कि कोचिंग माफिया होती तो और भी तो एग्ज़ाम होते हैं, SGPGI है, नोट सेट है, तो उनमें कोचिंग माफिया क्यों नहीं होते। तो माननीय मुख्यमंत्री और चयन बोर्ड के अध्यक्ष आप इसको शामिल मत करो कि कोचिंग वाले लिप्त हैं, कोचिंग वाले इसमें कोई लिप्त नहीं है। जो लिप्त हैं वो सरकार के कर्मचारी नेता लोग, वही लिप्त है जो अपने रिलेटिव्स को पेपर देते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो किसी से डील करते हैं, तो आपके ही लोग इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि जब पेपर लीक होता है तो ऊपरी रूप से काफ़ी लोग सम्मिलित रहते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आपको बातचीत करके दिखाई सुनीता सेन से, जिनको पेपर पहले ही मिल चुका था। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष।